चलो तो अब हम लोग टॉपिक नंबर 2 पढ़ाने जा रहे हैं। टॉपिक नंबर 2 जो है एनसीईआरटी का, तुम लोगों का जो टॉपिक नंबर 2 है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, तो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज अभी इससे पहला वाला में जो इंट्रोडक्शन पढ़ाए थे उसमें हम एक चीज छोड़ दिए थे। जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। इसको ई से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, इसको मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं। और उसके साथ साथ ये एनर्जी रेडिएट्स करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको सी से डिनोट करते हैं। हाँ, ये हम भूल गए थे, बताना छोड़ दिए थे कि ये ई, बी और सी में क्या रिलेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक मैथमेटिकल रिलेशन होता है, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। या लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट भी, इसीलिए इसको सी से इंडिकेट करते हैं। तो E इज इक्वल टू बी सी, ये मैथमेटिकली रिलेशन है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का सी टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बड़ा होता है। अगर हम लिखे 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2, 10 बड़ा, इसका मतलब 10 जो है 5 से 2 गुना बड़ा है। तो 10 और 5 में कौन बड़ा होगा? उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड बी से सी टाइम्स ज्यादा है, ज्यादा मजबूत कौन होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत होगा, उससे थोड़ा कमजोर होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। E इज इक्वल टू बी सी, ये फॉर्मूला है, इसको हम आगे डेराइव करेंगे आगे वाले चैप्टर में। अभी E इज इक्वल टू बी सी लिख लो, लिखता है ना, E इज इक्वल टू बी सी। अब हम मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू स्पीड ऑफ लाइट सी, E इज इक्वल टू बी सी। अब हम लोग जो टॉपिक नंबर 2 है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज मेनली कोई भी बॉडी, चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है? कोई बॉडी के पॉजिटिवली चार्ज कैसे होता है? जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं कि जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो कौन चार्ज होता है? निगेटिवली चार्ज होता है। तो मेनली दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक। पॉजिटिव चार्ज कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, लिखते भी चलो, नोट भी बनता जाएगा। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो कौन चार्ज हो जाता है? निगेटिव चार्ज हो जाता है। जो ना लूज करता है ना गेन करता है वो कौन चार्ज होता है? उसको न्यूट्रल कहते हैं। उसको कौन चार्ज कहते हैं? न्यूट्रल कहते हैं। न्यूट्रल चार्ज पे कोई चार्ज ही नहीं होता है, नादर इट इज ए पॉजिटिव नोर इट इज ए निगेटिव, तो वो न्यूट्रल चार्ज होता है। तो चार्ज दो ही टाइप के होते हैं, चार्ज दो टाइप के होते हैं मेनली, एक पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज कौन हो? जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। निगेटिव चार्ज कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ जो फील्ड जनरेट होता है, कोई पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ जो फील्ड जनरेट होता है वो आउटवर्ड जनरेट होता है, बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है। और निगेटिव चार्ज के चारों तरफ जो फील्ड जनरेट होता है, निगेटिवली चार्ज के चारों तरफ जो फील्ड जनरेट होता है वो इनवर्ड होता है, अंदर की तरफ चार्ज जनरेट होता है, अंदर की तरफ। पॉजिटिवली चार्ज के चारों तरफ जो फील्ड होता है वो उसका डायरेक्शन किधर की तरफ होता है? बाहर की तरफ। निगेटिवली चार्ज का फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ होता है? अंदर की तरफ होता है। ये जानना जरूरी है। अब हम बताते हैं कि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी। तो चार्ज जो है वो लूजर जो होता है वो पॉजिटिवली होते हैं
और गेनर जो होते हैं वो निगेटिवली होते हैं। अब चार्ज में और कोई बॉडी चार्ज को जो होता है वो किसी भी बॉडी का, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज जो होता है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जो मेन पॉइंट है वो हम लिखा देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कि पहला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सबसे पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन जो मेन है इसका तो बताते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन का ऑफ चार्ज का मतलब होता है कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ठीक, तो कौन चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। मान लो कोई बॉडी एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो +1 चार्ज हो जाएगा, +1 ई जो है वो एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो +1 ई, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया +2 ई, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कितना होगा? +3 ई। 4 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कितना होगा? +4 ई। इसी तरह से डॉट डॉट करके n इलेक्ट्रॉन वो लूज किया, कितना लूज किया? n, तो +n ही होगा। अगर गेन करेगा तो -n ही होगा, गेनर तो नेगेटिव होता है। तो अगर कोई बॉडी अगर n इलेक्ट्रॉन लूज किया या गेन किया या लूज नहीं किया तो उसका जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो +n ही होगा। प्लस को भी छोड़ देते हैं, Q = Ne, Q = Ne। यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या है, इसको क्या कहते हैं लोग? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। पहला है Q = Ne, जहां n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज्ड और गेन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज्ड और गेन। ई क्या है? एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज्ड और गेन, ई जो है एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हुआ, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस लग जाएगा यहां साइन, अब प्रोटॉन का भी होता है इतना ही होता है, तो उसमें +1.6 होता है क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। देखो तो ये इलेक्ट्रॉन का जो है वो एब्सोल्यूट चार्ज है 1.6 × 10⁻, माइनस को भी छोड़ करके बोल रहे हैं कि 1.6 × 10⁻19 कूलम, -19 कूलम, 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये है एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये हुआ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये हुआ टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन ए बॉडी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज्ड और गेन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Q = Ne, Q = Ne। ये हुआ फर्स्ट प्रॉपर्टी अभी हम बताए। उसके बाद कंजर्वेशन प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये तो लिख लिया। तो इसको अब दूसरा जो है दूसरा क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा प्रॉपर्टी जो है इसका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज जो होता है वो हर हमेशा कांस्टेंट होता है। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। टोटल चार्ज of an isolated system, of an isolated system is always constant, हर हमेशा कांस्टेंट। मान लो एक बॉडी है, इस पे 1 कूलम चार्ज है, 2 कूलम चार्ज है, 3 कूलम चार्ज है, 4 कूलम चार्ज है। यही क्या किया, इसमें कुछ जिग-जैग हो गया, इसमें हो गया 3 कूलम चार्ज और x कूलम चार्ज। तो x = व्हाट, x कितना होगा? तो इसको कंजर्वेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के हिसाब से बनाया जा सकता है। आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होता है? हमेशा कांस्टेंट। क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट। इसका टोटल चार्ज कितना हो गया? इसका, इस बॉडी का टोटल चार्ज
1 2 3 3 3 6 6 4 10। इसका टोटल चार्ज कितना हो गया 3 प्लस एक्स, इसीलिए x इज इक्वल टू कितना हो गया 10 में से 3 गया 7 कूलम्ब हो जाएगा। इसको कौन प्रॉपर्टी से बनाए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी से। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो यही है कंजर्वेशन ऑफ, ये सेकेंड प्रॉपर्टी है। हम मेन प्रॉपर्टी बता देते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी क्या बताए थे क्वांटाइजेशन। दूसरा प्रॉपर्टी बताए हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तीसरा प्रॉपर्टीज है कि अगर कोई भी चार्ज मूव करता है, कितना भी फास्ट मूव करे, कोई भी चार्ज कितना भी फास्ट क्यों ना मूव करे, उस चार्ज के मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चार्ज के मास पे या चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और चार्ज के बॉडी के चार्ज पे कोई चार्ज बॉडी कितना भी स्पीड से मूव करेगा, उस बॉडी के चार्ज पर कोई असर नहीं होने वाला है। कितना फास्ट हो जाए या कितना स्लो हो जाए, अगर वह 5 कूलम्ब का चार्ज है तो 5 कूलम्ब ही रहेगा। 5 से ना 6 होगा ना 5 से 4 होगा। लेकिन अगर कोई बॉडी मूव करता है m मास का बॉडी, अगर बहुत फास्ट मूव करेगा, एक लिमिटेशन है जिस लिमिटेशन को क्रॉस करने पर उसका मास चेंज हो जाता है। मास क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, उसका लिमिट है। अगर कोई बॉडी का स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड हो, जब कोई बॉडी का स्पीड इस 1.5 इंटू 6 मीटर पर सेकेंड को क्रॉस कर जाए तो उसका मास बढ़ने लगता है। उसका मास क्या होने लगता है बढ़ने लगता है। इस लिमिट को कहते हैं न्यूटोनियन लिमिट। न्यूटोनियन लिमिट इसीलिए कहते हैं कि न्यूटन बोला था कि कोई बॉडी कितना भी फास्ट जाएगा उसके मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आइंस्टीन ने इस चीज को प्रूव किया कि नहीं, न्यूटन ने 100% वो सही नहीं है। कोई बॉडी का स्पीड अगर 1.5 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड को क्रॉस कर जाएगा, उसका मास बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसका मास, और तब जो उसका बढ़ा हुआ मास हो जाएगा फाइनल मास, वो उसके इनिशियल मास बाय 1 बाय √1 माइनस v² हो जाएगा। m इज इक्वल टू m0 बाय √1 माइनस v²/c², जहां m क्या है फाइनल मास। ये क्या है फाइनल मास। m0 क्या है इनिशियल मास, इसको रेस्ट मास भी बोलते हैं या इनिशियल मास भी बोलते हैं। v क्या है स्पीड ऑफ बॉडी, c क्या है स्पीड ऑफ लाइट, c है स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर m, तो ये दिया था आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसी को सॉल्व करने पर कैलकुलस मेथड में फाइनल आता है E इज इक्वल टू mc², E इज इक्वल टू, लेकिन इनिशियल फेज यही। तो उसका कहना है कि कोई भी बॉडी का अगर स्पीड इस स्पीड को क्रॉस कर देगा, इस लिमिट को, उसका मास चेंज हो जाएगा। मास तो चेंज होगा लेकिन चार्ज नहीं चेंज होगा। तो यहां पर लिखना है कि स्पीड ऑफ बॉडी डज नॉट अफेक्टेड बाय इट्स चार्ज, या चार्ज ऑफ ए बॉडी डज नॉट अफेक्टेड बाय इट्स स्पीड। लिख लिया ये, इसको मिटाते लिखना है कि चार्ज ऑफ ए बॉडी डज नॉट अफेक्टेड बाय स्पीड। चार्ज ऑफ ए बॉडी does not affected by its speed, does not affected by its speed. चार्ज ऑफ ए बॉडी does not affected by its speed. किसी बॉडी का जो चार्ज है स्पीड से अफेक्टेड नहीं होता है। इरिस्पेक्टिव डिसलाइक मास, डिसलाइक या इट इज डिफरेंट फ्रॉम मास, मास तो अफेक्टेड हो जाता है। चार्ज ऑफ ए बॉडी डज नॉट अफेक्टेड बाय इट्स स्पीड अनलाइक मास, यहां लिख देते हैं अनलाइक मास। जैसे कि मास
चेंज हो जाता है। तो मास में क्या होता है, फाइनल मास इज इक्वल टू इनिशियल मास बाय अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। मास चलेगा लेकिन चार्ज नहीं बदलता है। चार्ज वो कितना फास्ट हो जाए, अगर 5 कूलम का स्पीड 5 कूलम का बॉडी है, कितना ही फास्ट चल जाए तो 5 से 6 नहीं होगा ना 5 से 4 होगा, लेकिन मास चेंज हो सकता है, मास हो सकता है। चलो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का मेन बात बता दिए। इसके साथ ही अब हम लोग कल जो है सो टॉपिक नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। टॉपिक नंबर 3 है, देख लो तो एक बार, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इसका क्या है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब ये तीसरा टॉपिक स्टार्ट होगा, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, चलो तो इसके साथ ही आज इंट करते हैं।